नेपाल यात्रा के पिछले भाग से आगे। अभी तक हमने देखा नेपाल में बनबसा बॉर्डर से एंट्री लेने के लिए भारतीयों को किन फॉर्मेलिटीज से गुजरना होता है। अगर आपने पहले भाग का वीडियो अभी नहीं देखा है तो ऊपर दाईं तरफ कार्ड पर क्लिक कर आप पहले भाग को भी देख सकते हैं। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पिछले वीडियो के अंत में हमने जिस ब्रिज को क्रॉस किया था वह था कर्णाली चिसापानी ब्रिज, जिसे आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। इस भाग में हम देखेंगे यहाँ से आगे काठमांडू के लिए हम कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। नेपाल की खूबसूरत सड़कों पर हमारा सफर जारी था। बहुत कम ट्रैफिक, सीधी रोड, सड़क के दोनों ओर हरियाली। फुर्सत के पलों में इन दिलकश नज़ारों से मोहब्बत हो ही जाती है। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज यानी बर्दिया नेशनल पार्क और बाके नेशनल पार्क चिसापानी ब्रिज के थोड़ी देर बाद नजर आते हैं। अच्छी, सीधी और बहुत कम ट्रैफिक की सड़क होने के बावजूद इन दोनों नेशनल पार्क से गुजरने में समय लगता है, चेक पॉइंट्स पर एंट्री कराने और तय सीमा के अंदर वाहन चलाने के कारण। सड़क में कभी भी वन्य प्राणी आ सकते हैं। वाहन को धीरे चलाते हुए रास्ते की खूबसूरती को महसूस करते चलने का आनंद ही अलग है। नेपाल के इन दोनों नेशनल पार्क से आगे बढ़ लमही नाम की जगह में हमने रात्रि विश्राम किया। पहले दिन करीब 430 किलोमीटर की जर्नी के बाद होटल में हमारी एडवांस बुकिंग नहीं थी। लमही में कुछ लॉजेज, होटल्स, गेस्ट हाउसेज हैं। जिस जगह हम रुके वहाँ गेस्ट हाउस के साधारण रूम्स का टैरिफ 500 से 700 नेपाली रुपये से शुरू हो जाता है और अच्छे रूम्स का टैरिफ 1000-1200 से ऊपर। होटल के मेन्यू में नॉर्थ इंडियन फूड, चपाती, सब्जी, दाल, चावल आदि मेन्यू में शामिल था। अगली सुबह हम लमही से आगे बढ़े और ये जगह है भालुवांग। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया। इस जगह से काठमांडू की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। अभी तक हम जिन रोड से आए वो ज़्यादातर नेपाल के तराई क्षेत्र में थी, जिनमें रोड सीधी और दूर तक नजर आ रही थी। कुछ दूर तक घुमावदार मोड़ों से गुजरने के बाद सीधी सड़क ईस्ट वेस्ट हाईवे पर हम आगे बढ़े। रूट में कई छोटे बड़े शहर। नेपाल के इस हिस्से में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में चावल, मछली, चिकन, ड्रिंक आदि सर्व होता है। इस जगह प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। यह है नेपाल का एक शहर बुटवल, नेपाल के पहाड़ी व तराई क्षेत्र के बीच का एक प्रमुख शहर, नेपाल का व्यापारिक केंद्र। यहाँ रुकने के लिए कई अच्छे होटल्स भी हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी बुटवल से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नेपाल के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अगर आपके पास समय है तो कुछ वक्त यहाँ भी बिताया जा सकता है। यहाँ से काठमांडू की दूरी 255 किलोमीटर है। यह जगह है बुटवल से 63 किलोमीटर अरुणखोला, अरुण नदी के किनारे, नेपाल के व्यस्त नगरों में से एक। अरुणखोला में ब्रिटिश और इंडियन भूतपूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी भी है। नेपाल का एक और नगर गिरुवारी खोला रिवर के ऊपर ब्रिज। अभी तक के सफर में आपने देखा कई सारे पुलों से होते हुए हम गुजरे। नेपाल वन और जल संपदा से संपन्न राष्ट्र है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बॉर्डर में या तो भारत का कोई भाग है या चाइना का, कहीं समुद्र नहीं है।
इसलिए किसी भी तरह के आयात या निर्यात के लिए नेपाल की इन्हीं दो राष्ट्रों पर निर्भरता है। इस ब्रिज में हमें कुछ देर का ट्रैफिक जैम मिला। यह व्यस्त जगह है पुल चौक, जहां से काठमांडू की दूरी 141 किलोमीटर है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज और कई शिक्षण संस्थान हैं। काठमांडू से 120 किलोमीटर पहले सांस ढलने लगी थी। यहां से पहाड़ी घुमावदार सड़क शुरू हो जाती है। और यह है मुगलिंग दारे चौक के निकट, काठमांडू से 111 किलोमीटर पहले। यहाँ से बाईं ओर जाने वाली सड़क पोखरा की ओर और दाईं ओर जाने वाली रोड काठमांडू की ओर जाती है। काठमांडू से 15-20 किलोमीटर पहले सड़क पर लंबा जाम मिला। साथ ही काठमांडू के इतने करीब रोड को थोड़ा खराब हालत में देखना आश्चर्यजनक था। काठमांडू से ठीक पहले इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें 2 से 3 घंटे का समय लगा। नेपाल में अभी तक आते हुए जितना सफ़र हमने तय किया उनमें ज़्यादातर में रोड्स की कंडीशन अच्छी थी। हमने काठमांडू में एडवांस में होटल रूम की बुकिंग नहीं कराई थी। उस दिन होटल बुकिंग मोबाइल ऐप्स में ज़्यादातर होटल्स में रूम की अवेलेबिलिटी दिख रही थी, तो हमने सोचा कि काठमांडू जल्दी पहुंच किसी सुविधाजनक जगह में रूम ले लेंगे। काठमांडू करीब 10 बजे पहुंचे। शहर सो चुका था। हमने होटल रूम्स की बुकिंग अभी तक नहीं कराई थी। शॉप्स बंद हो चुकी थी। तभी वहीं बाइक से गुजरते एक व्यक्ति से हमने होटल्स की जानकारी ली तो मालूम हुआ वो एक ट्रैवल गाइड है जो हमें 1-2 होटल्स में रूम दिखाने ले गया। हमने बैंक मार्ग स्थित एक होटल में रूम लिया। रूम्स अच्छे थे। टैरिफ 1600 से 2400 IC यानी इंडियन करेंसी। साथ ही डिनर में हमें इंडियन टेस्ट का फूड भी अवेलेबल हो गया। और दूसरे दिन की जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुई। अगली सुबह पशुपतिनाथ मंदिर सहित काठमांडू के अन्य दर्शनीय स्थलों के लिए हम निकले। काठमांडू को समझने और घूमने के लिए हमने एक टूर गाइड की सेवाएं ली। नेपाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी काठमांडू शहर की है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। काठमांडू को पहले कांतिपुर नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। काठमांडू आने वाले ज़्यादातर पर्यटक थमेल नाम की जगह में रुकते हैं। यह जगह शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। काठमांडू में लगभग हर जगह इंडियन करेंसी स्वीकार की जाती है। इसके अलावा यहाँ चाइनीज युआन और US डॉलर भी स्वीकार किए जाते हैं नेपाली करेंसी के अलावा। नेपाल का वीकली ऑफ सैटरडे को रहता है। यूनेस्को द्वारा काठमांडू को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स यानी विश्व धरोहर स्मारकों के सबसे डेंस शहर के रूप में भी मान्यता मिली है। यहाँ 15 किलोमीटर के रेडियस में पशुपतिनाथ, स्वयंभूनाथ, बुद्धा स्तूप, दरबार स्क्वायर सहित कई हेरिटेज साइट्स हैं। नेपाल में हिंदू और बौद्ध 2 प्रमुख धर्म हैं। यहाँ घूमते हुए कई जगह सांस्कृतिक रूप से आपको अपने देश भारत से ज़्यादा अपनापन लग सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में से एक गोरखा आर्मी के देश नेपाल को कभी कोई विदेशी ताकत अपने अधीन कर ही नहीं सकी। गोरखा सेना का मोटो है बेटर टू डाई देन बी ए कावर्ड। डरने से मरना बेहतर है। नेपाल के बारे में पॉपकॉर्न ट्रिप में हमारा सफ़र जारी है। अगले वीडियो में इससे आगे पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू के दूसरे दर्शनीय स्थल। अगले गुरुवार 20 दिसंबर को दोपहर 1 बजे पॉपकॉर्न ट्रिप YouTube चैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।